कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त के 2 साल बाद जो है वो अदालत ने परमिशन ग्रांट की है, आपका नाम ईसीएल से पीसीएल से रिमूव किया? आपको यही कहानी सुनाई, मैंने कहा था 2022 में जाना था, अरेस्ट हो गया, 2023 में मैं अगवा हो गया और 2024 में मेरा नाम ईसीएल में है। आपने बाद में केस शुरू किया, मैंने उससे पहले अपनी बुकिंग करवाई। कोई है खद से आगे कोई तंग करेंगे फिर शायद जो है वो रोड अटकाने की कोशिश करे, बैरियर लाने की कोशिश करे, क्या एक्सपेक्टेशन है? मुझे अब चीजें सरप्राइज नहीं करती, शायद हुआ इतनी दफा है। 2 साल में इतने बगावत के मुकदमे हुए हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट अदालत ने कहा रखे, रिकॉर्ड पे नहीं रख सके, ये क्या एंटी स्टेट एक्टिविटीज है? जो मुकदमा मेरे पे बनाया पूरी अदालत वहाँ पे हंस रही थी, यानी मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी मुझे इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अदालतों के मामले में ना थोड़ा लकी हूँ। मेरे से आउट ऑफ द कोर्ट ही सोल्यूशन सेटलमेंट। ये जो 3 मुकदमात पे इमरान खान को सजा हुई ना, ये देने वाला भी ना कोई बड़ा ही साइंसदान है। उसको ये नहीं पता था कि मैं 3 मुकदमात में सजा देके पूरी कौम को उसके हक में खड़ा कर रहा हूँ। ये जो कानून इनसे बनवाया जा रहा है ना, ये इनसे इसलिए बनवाया जा रहा है कि कल को इनकी गले के गिर्द ये शिकंजा कसा जाएगा। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ मुश्किलात है पाकिस्तान में, बहुत बढ़ गई है पिछले 2-3 सालों में। हामिद रजा साहब जो है वो खुद तस्दीक कर दे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास पक्की खबर है, उनको ये ऑफर की गई है कि आपको डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। मेरी ना एक दफा इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। हम सब आप सबसे ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके सामने खड़े होकर बोली करें? जरूरी नहीं है कि जो आदमी लड़ने मरने पे उतर आए वही आपका वफादार या आपके साथ मुखलिस हो। अगर इस पार्टी में किसी के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है सदाकत अब्बासी पे, इनको उस तकलीफ का, उस कर्ब का अंदाजा ही नहीं है। और फवाद चौधरी ने मुझे बहुत पहले बता दिया था, उन्होंने कहा जो शहबाज गिल डालो ये मैं तो भाई 2 घंटे नहीं कट सकता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रॉस एग्जामिनेशन। आज हमारे साथ एक मरतबा फिर हमारी पॉडकास्ट क्रॉस एग्जामिनेशन का जहां से आगाज हुआ था, द वन एंड ओनली इमरान रियाज खान। लेट्स वेलकम इमरान रियाज खान। अस्सलाम वालेकुम इमरान, वेलकम टू क्रॉस एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द लंच एंड डिनर। अच्छा, थैंक यू, ऑलवेज वेलकम। इमरान, कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त के 2 साल बाद जो है वो अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परमिशन ग्रांट की है, आपका नाम ईसीएल से पीसीएल से रिमूव किया, उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने पीएनआईएल से रिमूव किया। आई मीन व्हाट्स योर फीलिंग के लास्ट 2 साल में रिपीटेडली कोशिश की हज पे जाने की, उम्रे पे जाने की, उम्रे पे गालिबन जो है थोड़ी देर के लिए जाना हुआ, लेकिन 2 मरतबा हज पे नहीं जा सके। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? अच्छा, ये जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो रही थी ना, तो उस वक्त भी मैं पाकिस्तान से बाहर बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहा था और मैं और मेरी बेगम पहले गए थे, तो फिर बच्चों ने जिद की, हमने कहा चलो आपको भी ले जाए। फिर हम वापस आए फटाफट, क्योंकि बहुत तेज़ी से इवेंट्स हो रहे थे, तो मैं जल्दी वापस आ गया। उसके बाद मौका ही नहीं मिला कहीं जाने का। तो मैंने अपनी बेगम से वादा किया हुआ था 2022 में हम हज करेंगे, तो अभी वो उसको प्लान कर रहे थे और सारी चीज़ें पाइपलाइन में थी। मैं अरेस्ट हो गया। फिर आपके सामने है, कभी अटक में, कभी लाहौर में, कभी चकवाल में, कभी मियाँ वाली, पता नहीं कहाँ पर्चे हो गए हमारे ऊपर। तो वो भाग दौड़ में हज वाला दिन बीच में ही निकल गया। जिस दिन मुझे अदालत ने छोड़ा, मैं रिहा हुआ, वो हज वाला दिन था। और मैं रात को घर पहुंचा तो हज खत्म हो चुका था। तो मुझे जो है ना वो ये सुनने को तो बात मिली बार बार के, देखें हज पे जाना था और आप अरेस्ट हो गए। मैंने कहा मर्जी से कोई थोड़ी अरेस्ट होता है, ख्वाहिश के साथ तो नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा और प्लान किया कि 2023 में ज़रूर हज करेंगे। अच्छा, मैंने कुछ और लोगों से वादा भी कर दिया कि आपको भी हज पे ले जाएंगे, जिनमें चले नाम नहीं लेता मैं। अच्छा, वो गए भी हज पे, क्योंकि मैंने अपने भाई की ड्यूटी लगाई थी कि इन्होंने हज पे जाना है हमारे साथ। तो वो हम तो नहीं जा पाए, मैं फिर आपके सामने मैं गायब हो गया मई के बाद, तो हज मेरा अंदर ही हो गया। और मैं उन दिनों बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा मैंने तो हज पे जाना था भाई, मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे चंद दिन पहले शायद मौका मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में होता है 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते। मैं कहा चलो ये टाइम गुजार के मैं चला जाऊँगा, जाते ही अपनी हज की तैयारी करूँगा, मैंने जो वादा किया हुआ है पूरा कर लूँगा। तो वो मेरा बकरा ईद भी अंदर ही चली गई, बकरा ईद के अंदर चली गई, बल्कि उसके बाद के इवेंट भी, 10 मुहर्रम वाला इवेंट भी अंदर चला गया। 12 रबीउल अव्वल को जाके तो मैं बाहर आया हूँ उसके आसपास के दिनों में। तो हज फिर 2023 में भी नहीं हुआ। अब 2024 वाला हज तो फिर मस्ट था कि ये मैंने हज पे जाना ही जाना है, और मैंने आते ही कहा जी हज पे जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन पिछले रमज़ान मुबारक में, यानी आज से कुछ 1.25 साल पहले, उम्रे पे जाने का हमें मौका मिल गया था। मैं उम्रे पे गया, वहाँ जाके हमने दुआएं की, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दी, और फिर मैं यूएई आ गया। फिर मैं वहाँ से पाकिस्तान आ गया। मुझे याद है साहब ने मुझे मना किया तो उधर ही रहे, फिर मैं वापस आ गया। तो सबसे ज़्यादा मैंने किया, आपने भी कहा मुझे कई दफ़ा, बल्कि एक दफ़ा तो आप मुझे वहाँ मिले, आपने कहा रुक जा, मैंने कहा नहीं यार वापस जाएंगे, पाकिस्तान के बगैर यार दिल नहीं लगता। सच्ची जो बात है, दिल लगता ही नहीं है, मेरा इधर ही दिल लगता है। तो अब हमने हज पे जाने का प्लान किया हुआ था, तो वो फिर पता चला कि नाम एक दफ़ा फिर ईसीएल में डल गया। अच्छा, ईसीएल में तो कभी नाम डला ही नहीं मेरा। ईसीएल में जब नाम गया तो वो पहले वो छोटी मोटी लिस्टें होती थी, कोई पीएनआईएल लिस्ट और कोई एक आधी और लिस्ट होती है, उसमें चला जाता था नाम। तो इस दफ़ा वो पहले पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में चला गया पीसीएल में, और फिर चला गया एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में ईसीएल में चला गया नाम। वो फिर मैंने आपसे मशवरा किया और हम चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो आपके सामने मैंने जज साहब को भी यही कहानी सुनाई। मैंने कहा था 2022 में जाना था, मैं अरेस्ट हो गया, 2023 में मैं अगवा हो गया,
और अब 2024 में मेरा नाम ECL में है। तो मैं अल्लाह से यही दुआ कर रहा था कि अच्छा 2-4 दफ़ा ऐसा हुआ, मुझे जब लगा ना कि शायद अब बाद तो आपको लगता है, देखिए बाहर आपको अगर ऐसी खबरें मिल रही थी तो मुझे भी कभी कभी लगता था कि अब शायद चांस नहीं बनेगा मेरा। तो मैं अल्लाह से ये कहता था कि या अल्लाह वो हज का एक फ़र्ज रह गया है तो मुझे पूरा करने की तौफीक दे इंशाल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान है, उसने मौका बनाया। अभी मैंने फिर हालांकि आपने बाद में केस शुरू किया, मैंने उससे पहले अपनी बुकिंग करवाई। हाँ, मैंने बड़े एतमाद के साथ अल्लाह पे बड़ा भरोसा करके मैंने ये सोचा कि कश्तियाँ जला के मैंने कहा अदालत में बाद में जाएंगे, पहले अपनी बुकिंग करवाते हैं। तो मुझे तो अब पता चला कि आज महंगा भी बहुत हो गया तो वो बड़ा जो प्राइवेट हज है वो तो बहुत ही महंगा, बहुत ज़्यादा हो गया यार। मुझे कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। सरकारी हज मेरे ख्याल 10 लाख से ऊपर है शायद, और जो प्राइवेट हज है वो तो दुगनी कीमत थी। तो मैंने अपना और अपनी बेगम का हज का जो है वो बुकिंग करवाई। वो जिन लोगों से मैं करवा रहा था ना वो मुझे बार बार कह रहे थे सर तुम चले तो जाओगे, नॉन रिफंडेबल है। वो कह रहे थे जी इसके अंदर जो है ना वो मैंने कहा यार अल्लाह के राह में है ना, सब अल्लाह ने दिया है, जो कुछ भी हमारे पास होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ है। तो मैं तो अल्लाह के घर जाना चाह रहा हूँ तो अल्लाह कबूल करेगा, आप बिस्मिल्लाह करें। उन्होंने कहा जी आप, हम पहला बंदा देख रहे हैं, आप ऐसे। मैंने कहा जी आप करें, मेरा और मेरी बेगम का आप दोनों का हज का करें, हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो जब मेरा वो नाम निकला ECL से जज साहब ने ऑर्डर दिया तो उनका मुझे बड़ा एक्साइटमेंट में फ़ोन आया, सर ये आपका एतकाद बड़ा पक्का था। तो हम तो हैरान हो रहे थे, हमने मीटिंग भी की थी इस बारे में कि यार ये देख लेना। तो हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि हर चीज़ को एंड टाइम पे जाके करें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको जो है रिफंड हो जाए। तो मैंने कहा नहीं आप करें, उन्होंने कर दिया था और फिर जज साहब ने निकाला नाम। अभी बस ट्रैवलिंग बाकी है, मैं यहाँ से इंशाल्लाह जाऊँगा फैमिली के पास, वहाँ से अपनी वाइफ को लेकर, और फिर मेरी फ़्लाइट है सीधी हज फ्लाइट है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मदीना मुनव्वरा से फिर मेरी वापसी आएगी इंशाल्लाह, और यहाँ से हम जद्दा जाएंगे और वहाँ से वापसी में मदीना मुनव्वरा से आएंगे इंशाल्लाह। तो इमरान क्या एक्सपेक्टेशन है? कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकल ऑर्डर पास किया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हमने जुमे वाले दिन टाइमली फर्स्ट हाफ में वर्किंग डे के अंदर जो है वो सेक्रेटरी इंटीरियर के ऑफिस में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जो है वो इस वक्त ऑर्डर जो है वो हमने रिसीव करा दिया, रिसीविंग ले ली, और इतना टाइम नहीं चाहिए होता। आई मीन इतने बड़े ऑफिस में जाएं तो आपने सिर्फ कम्युनिकेशन करनी है, आई मीन टू बोथ दैट्स, पब्लिक ऑर्डर है, पार्टीज थी, स्टेट की काउंसिल खड़े थे, उनकी मौजूदगी में कोर्ट ने ऑर्डर किया। क्या एक्सपेक्टेशन है? कोई है खदशा अगर कोई तंग करेंगे फिर शायद जो है वो रोड अटकाने की कोशिश करें, बैरियर लाने की कोशिश करें, क्या एक्सपेक्टेशन है? यानी मुझे अब चीज़ें सरप्राइज नहीं करती, यानी अब सरप्राइज मिलता ही नहीं है, या मुझे कोई भी होने वाला इवेंट अब सरप्राइज लगता नहीं है। शायद हुआ इतनी दफ़ा है, 7 दफ़ा तो मैं अरेस्ट हुआ हूँ, 7 अरेस्ट है मेरे, 3 दफ़ा जो है वो ऑफलोड किया गया, 3 दफ़ा ऑफलोड हुआ हूँ, 7 मरतबा मेरी गिरफ्तारी डली है, 1 मरतबा मैं बहुत लंबे अरसे के लिए गायब रहा हूँ, कोई 3 दर्जन मुकदमा तो आपने ही लड़े हैं सारे। तो वो सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है ना वो अब होता नहीं है। मुमकिन है कि वो मुझे एयरपोर्ट पे फिर रोक लें तो फिर हम जज साहब के पास चले जाएंगे। ऑफ कोर्स हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन तैयार कर ली है, उसी दिन तैयार कर, उसी दिन हम कोर्ट ऑर्डर से निकले थे, हम भी वर एक्सपेक्टिंग दैट, लेकिन हम भी अच्छी उम्मीद करते हैं। फॉर मी इट्स ऑलवेज 50-50, यानी मेरे लिए तो यही है, यानी मैं तो किसी चीज़ को भी जब करने जा रहा हूँ आजकल, या ट्रैवल कर रहा हूँ या कहीं मूव कर रहा हूँ, तो मैं अपने दिमाग में ज़्यादा सोचना भी छोड़ दिया मैंने कि वो कोई भी एलिमेंट, कोई भी सरप्राइज कहीं से भी आपको आ सकता है। और मैंने इन चीज़ों को फेस किया तो मुझे अब उतना सरप्राइज, उतना झटका लगता भी नहीं है। एब्जॉर्व करने की शायद सलाहियत थोड़ी सी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बढ़ा दी है। तो वो जिस तरह के हालात में आपको लेकर जाता है ना, फिर उस तरह का वो आपको बनाता भी है। वो बड़ा बेनियाद है मालिक, और ये उसी का सारा रचा हुआ, उसी का खेल है, हम तो कठपुतली हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो ही इंसान को जिस तरह के हालात में डालता है, फिर उस तरह के हालात के लिए ट्रेंड भी करता है, उसको उस तरह मोडिफाई भी करता है। तो मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट तो है नहीं। अब मैं जाऊँगा एयरपोर्ट पे जाके देखूंगा, अगर उन्होंने कहा जी आप ट्रैवल करें तो फिर अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, तो वो फिर तो इन सदाओं के साथ फिर आगे चंद दिन गुजरेंगे और फिर मैं पहुंच जाऊंगा हज पे। और अगर उन्होंने वहाँ से मुझे रोका तो फिर वापस आपके पास आऊँगा, आपको फ़ोन करूँगा। हम तैयार हैं कि जनाब, अल्लाह ना करे लेकिन हम तैयार बैठे हुए हैं। अब वहाँ कंडीशन है ना कि वहाँ से मुझे रोकते हैं या पकड़ते हैं, 2 चीज़ें होती हैं हमेशा। अल्लाह ना करे कि दोनों ही हो, लेकिन हम दोनों सूरतों में जो है अल्लाह ताला ने हमेशा सोचों किया, और इस बार उम्मीद से और पूरे यकीन से कह सकते हैं कि अल्लाह ना करे ऐसा ना हो। नहीं तो मुकदमे पहले भी तो कुछ 30 के करीब है ना, तो बहुत लिया, तो कोई तो नहीं। अभी मैं हज करके वापस आता हूँ, फिर बना लें, फिर एक दफ़ा फिर खेलते हैं शुरू से, तो वो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। देखो अली, आप लोग तो रोज़ अदालत जाते हैं, आप लोगों का तो काम ही है। मैंने ये चीज़ें पहली दफ़ा देखी हैं गुज़िश्ता 2 साल में, और ये तकलीफ दे चीज़ें होती हैं। अल्लाह ताला किसी को भी इन चीज़ों में ना फंसाए, ये मुश्किल होता है। ये बाहर से देखने में आपको बाद वक्त फैसिनेट करता है, या आपको लगता है ये मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, आपकी फैमिली के लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके कारोबार के लिए, आपके आसपास के रिश्तेदारों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, ये सबके लिए इम्तिहान होता है। बहुत पेनफुल। जब आप फंस जाते हैं तो सबका इम्तिहान शुरू हो जाता है, सारे अपनी अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं बेचारे, सबके काम मुतासर हो जाते हैं। तो हम कंटिन्यूसली इस ट्रॉमा से, इस सिचुएशन से गुजरे हैं
और जितनी तकलीफ से मैं नहीं गुजरा उससे ज़्यादा तकलीफ से आप सब लोग गुजरे। अब देखें, अब किसी एक बंदे को पकड़ के आप बंद कर दें तो वो तो बेचारा बंद हो गया, जो बाकी बाहर है वो रोजाना टकरे मारते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। मैं उस तकलीफ को समझता हूँ। जिस तरह आप लोग मुझे मिल रहे थे ना, जब मैं वापस आया तो मैं हैरान हो रहा था कि इनको क्या हो गया सबको। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये इस बात को अंडरस्टैंड किया कि यार ये बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरे हैं, ये लोग ऐसी चीज़ से गुजरे हैं जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता। तो फिर मुझे बाद वक़्त अपने ऊपर भी गुस्सा चढ़ता था कि मेरी वजह से सारे तकलीफ में रहे, और मुझे बुरा भी लगता था। लेकिन अभी ये मैं आप सबके लिए दुआएं करूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह सब आप सबके दिलों को सब्र दे, हिब्बत दे, इस्तकामत दे, और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों की खूबियाँ खैर अता फरमाए। तो दुआएं करने जा रहा हूँ और दुआएं करूंगा इंशाल्लाह बारह ताला। इमरान 2 साल एक्साइटमेंट होती है हज नहीं, ऑफ कोर्स उम्र की अपनी अलग एक्साइटमेंट होती है, हज की बहुत बड़ी एक्साइटमेंट। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 बुनियादी फराइज में से जो है वो एक फ़र्ज है, और अल्लाह ने साहिब हैसियत भी किया, और आपकी नीयत भी है, और आप इतने बड़े जो है वो फ़र्ज अदा करने जा रहे हैं, तो इससे बड़ी एक्साइटमेंट क्या हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में जाएंगे, अल्लाह ताला सबको ले जाए, आमीन इंशाल्लाह। इमरान 2 साल में इतने बगावत के मुकदमे हुए हैं। अभी हम रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास जब नेम रिमूवल के लिए गए PCL ECL से, तो वहाँ पे जो स्टेट काउंसिल थे, जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा कि एक तो बुनियाद ये है कि मुमकिन तौर पर इनके खिलाफ एक मुकदमा है, जिसमें हमने उनको अपना वाज़ेह तौर पर बताया कि हम उसमें हमारी बेल कंफर्म हो चुकी है, वी हैव नेवर बीन चलान, और तो पंजाब वाला तो इन्हें आईजी पंजाब वाला। उसके बाद उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट है। जब हमने वो PCL जो है पासपोर्ट कंट्रोल रूल्स पढ़े, उसको बताया कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट अदालत ने कहा रखे, रिकॉर्ड पे नहीं रख सके। अदालत ने पूछा क्या रिपोर्ट है, बताया एंटी स्टेट एक्टिविटीज हैं। अच्छा, अदालत ने पूछा कि वो बताएं फिर क्या एंटी स्टेट एक्टिविटीज हैं, उसका उनके पास जवाब नहीं था। चले उनके पास तो जवाब नहीं है, लेकिन ये जो जवाब बनाते हैं झूठा या सच्चा, इमरान क्या एंटी स्टेट एक्टिविटीज कभी की है? वैसे तो अदालत ने ऑर्डर में लिख दिया कि इनके पास कुछ नहीं है, और रिपीटेडली अदालत के सामने जाते हैं तो कुछ साबित नहीं कर पाते। ये क्या एंटी स्टेट एक्टिविटीज है? हमारे प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फयाज साहब, उन्होंने मुझे ना ये फैसला भेजा भी है, आपने मुझे भेजा था। उसमें एक जुमला है कि जी अदालत को बताया गया कि सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से खत की बुनियाद पर पटिशनर का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया गया है। अच्छा, अब इसमें जो है वो ECL का अलग है, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट का अलग है। तो ये जज साहब ने तो साफ लिखा कि हम मुतमईन नहीं हुए, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो बड़ा क्लियर डिसीजन है जज साहब का जो उन्होंने इसमें लिया है। और यानी मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी मुझे इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अदालतों के मामले में ना थोड़ा लकी हूँ। मेरे से आउट ऑफ द कोर्ट ही सोल्यूशन सेटलमेंट जो है ना, यानी अदालतों के मामले में आई एम लकी आई थिंक। मुझे जब मैं लोअर कोर्ट में जाता हूँ मुझे इंसाफ मिल जाता है, और जल्दी ना मिले, लेट मिल जाए लेकिन मिलता जरूर है। अभी इस दफ़ा थोड़ा रगड़ा मुझे लगा 20 दिन का, मैं जेल भी गया 2 दफ़ा, और 2 अलग-अलग रिपोर्ट पेश न करना, प्रोसिक्यूटर गायब हो जाना, जज साहब जो है वो जल्दी चले जाना, फिर मेरा 5 दिन का रिमांड भी हो जाना, और एक ऐसे केस में हो जाना जो पहले दिन मुझे बाइज्जत बरी हो जाना चाहिए। पूरी अदालत हंस रही थी, जो मुकदमा मेरे पे बनाया पूरी अदालत वहाँ पे हंस रही थी, पेट्रोल पंप और जज साहब के समेत हंस रही थी। लेकिन अब सिचुएशन आपके सामने है, वो तो मुझे एक यानी मुझे पैगाम ये मिला कि बहुत प्रेशर आ रहा था, जिसकी वजह से आपको 5 दिन का रिमांड आपका हुआ। तो चले कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसी जज ने मुझे बाद में, अच्छा मुझे एक बात और पता चली कि मुझे बाइज्जत बरी होना चाहिए था इस केस में। लेकिन मैं हैरान हो जाता हूँ कि हमारी लोअर कोर्ट्स के ऊपर इतना शदीद दबाव आता है, इतना शदीद दबाव आता है, इसके बावजूद वो जजेस उस दबाव के बावजूद इंसाफ देते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं। यानी मैंने कुछ सीखा इमरान खान के मुकदमात से भी। ये जो 3 मुकदमात पे इमरान खान को सजा हुई ना आखिरी हफ्ते में, ये देने वाला भी ना कोई बड़ा ही साइंसदान था, उसको ये नहीं पता था कि मैं 3 मुकदमात में सजा दे के पूरी कौम को उसके हक में खड़ा कर रहा हूँ। यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा निज़ाम मिलकर इमरान खान को महात्मा बना रहा है। जितना वो इमरान खान को मारते हैं, जितना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं आवाम की नज़रों में, वो उतना ऊपर चला जाता है। तो जब चीज़ें ऐसे हो रही हो ना, तो फिर उनको छोड़ देते होते हैं। तो वो कहते हैं ना, चलती हुई मशीन में हाथ नहीं देना चाहिए। जब किसी को अल्लाह ताला ने उसकी बाजू पकड़ी हुई हो ना, तो फिर उसकी टांग नहीं खींचनी चाहिए, तो मुसीबत बन जाती है। तो इमरान खान को इस वक्त तमाम जितने भी फैक्टर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो 3 फैसले आए थे ना अली, इनमें से 2 फैसलों में मैं सिर्फ तालिब इल्म हूं कानून का, और आपकी वजह से मैंने इतने केसेस आपको लड़ते हुए देखे कि अपना आखिरी केस में खुद भी लड़ा था। तो वो 3 केसेस में से 2 को तफसील से पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तहरीक इंसाफ के लोगों को इन जजों के पाँव धो के पीने चाहिए कि उन्होंने इतनी उजलत में, इतनी गलतियों के साथ वो फैसले सुनाए। मुझे लगा डेलिबरेटली वो इसका फायदा इमरान खान को पहुंचा रहे हैं। शायद जजेस ये समझ गए थे कि उनको ये फैसले देने पड़ेंगे। और एक जज ने मुबैना तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि उन्होंने इशारा किया, और मुझे ये बात तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने थोड़े दिन पहले अपने ऑफिस में बताई, इशारा करके कि जज ने कहा कि मेरे ये ऐसे मुझसे ऐसे फैसला, जबरदस्ती के फैसले। एक जज ने ये कहा, दूसरे ने कहा मुझे तो ये नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं इस वक्त। तो जिन हालात में जजेस ने ये फैसले दिए,
फिर जजेस जो मैक्सिमम नेकी कर सकते हैं उस सूरत में वो ये कर सकते हैं जैसे पुलिस करती है। पुलिस को किसी ने एक कागज पकड़ा दिया कि इमरान रियाज पे आपने बगावत का और गद्दारी का पर्चा देना है और पूरे पंजाब में आपने देने ये पैटर्न है जिसके ऊपर पर्चा देना, कॉपी पेस्ट पैटर्न दिया ना। सिंपल। अब पुलिस का काम, पुलिस बहुत समझदार है, पुलिस को पता था कि हर पर्चे का मुद्दई अलग है तो तहरीर भी थोड़ी अलग होनी चाहिए। हर थाने के अंदर वारंट बैठा हुआ है, तहरीर लिखने का मास्टर है वो सबको कह देते कि भाई ये पैटर्न है 4 लाइनों का, इसके ऊपर आपने पर्चा बनाना है, अलग अलग किस्म का बना दे। सब अपने अपने ज़हन से बना लेते। जानबूझ के पुलिस ने सारे एक पैटर्न पे पर्चे दिए 18 के 18। क्यों? मुझे ऐसा लगा कि पुलिस ने कहा ठीक है आप हमसे गलत काम करवा रहे हैं, हम कर तो देंगे लेकिन गलत तरीके से करेंगे। इसका फायदा हम इमरान रियाज को देंगे क्योंकि हमारी नजर में ये बेगुनाह है आदमी। नौकरी भी कर ली, उन्होंने नौकरी भी कर दी, फॉर्मेलिटी भी पूरी कर दी और मुझे और आपको फायदा भी दे दिया, लड़ने के लिए मवाद भी दे दिया। बहुत से ऐसे पुलिस वाले हैं जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैं उनको प्रोफेशनली रिप्रेजेंट भी करता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, कई जगह पे बैठे उन्होंने रेजिस्ट भी किया, कुछ ने कहा भाई नहीं बनता हम कैसे दे दें। खैर उनको बार कुछ ना कुछ ज्यादा टफ टाइम भी फेस करना पड़ा, लेकिन बहुत सारों ने हमारे पे कुदरती तौर पर अल्लाह ने आसान करवा दिया कि इन्होंने जो है वो इस तरह के बेहुदा बॉडे किस्म के FIRs दी के पे दर पे जो है वन आफ्टर द अदर जो है ना वो डिमोलिश होती गई। 3 दर्जन जिले हैं, 3 दर्जन तो हमारे पे पर्चे मेरा 15 दिनों में हुए हैं। जी हाँ। बाकी ये जिला के अंदर बाकी ये जिला ने हम पे फिर पर्चे नहीं दिए ना, ऐसे ही है। फिर FIA पे अभी बड़ा दबाव था थोड़े दिन पहले और कि जी आप तैयारी पकड़ें और मुझे अंदर से पता चला है कि FIA के लोगों ने रेजिस्ट किया। उन्होंने कहा जी देखें, और मैं बड़ी कदर करता हूँ इस बात की, देखें मैं जिन्होंने मुझे पकड़ा उनकी भी कदर करता हूँ। देखो मजबूरी होगी तो पकड़ा ना मुझे, ऑफ कोर्स बहुत प्रेशर होगा तो पकड़ा मुझे। पकड़ने वाले खुद कहते हैं सर आपको पता है कि हम मजबूर हैं। लेकिन FIA के जिन लोगों ने अभी हिम्मत दिखाई उन्होंने कहा कि देखिए अदालत में अपने फेस करना होता है, ऑफ कोर्स फेस करना होता है, और ये have to give some justification। हमें कुछ तो ऐसा मवाद हो जिस पे हम इस आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, कोई ऐसी सॉलिड चीज या एविडेंस हमारे हाथ में हो। अब उसने किया कुछ नहीं है, हम उस पर बगावत की गद्दारी के मुकदमे डाल देते हैं कि जी बगावत पे उकसा रहा है, और अदालत में जाके हम प्रूफ नहीं कर पाते, वहां पे लोग हमारे पे हंसते हैं क्योंकि वो कानूनी बुनियादों पर ही नहीं है, वो वाज़ेह नजर आता है। तो जब वो उसका कोई हम कानून के मुताबिक कर नहीं रहे तो हम जस्टिफाई अदालत में जाके कैसे करेंगे? तो अदालत में तो फेस जो सामने आएगा वो तो उस आयु का आएगा ना। वो बेचारा वहाँ शर्मिंदा खड़ा होगा या प्रोसिक्यूटर बेचारा परेशान खड़ा होगा, कितना प्रेशर डाल लेंगे एक जज पे, अल्टीमेटली वो मुझे छोड़ना पड़ जाएगा उन्हें। तो ये जो चीज़ें हैं, इदारों के अंदर बेहतरीन लोग बैठे हुए हैं और वो इस बात को समझते हैं कि एक हद तक की ज्यादती की जा सकती है। अब एक देखें ना, नया मुकदमा है, आज मैं सोशल मीडिया को दाद देता हूँ एक वजह से। जैसे इमरान खान ने एक ट्वीट किया, तो उस ट्वीट का एक आधा हिस्सा जो है उस पर PTI की कोर कमेटी ने भी कहा जी वो मुतनाज़ है। एक आधे हिस्से पे, एक आधी लाइन पे कहीं पे उन्होंने कहा जी ये मुतनाज़ है, बाकी वो कहते हैं जी कि ये फैक्चुअल है। तो क्या ये बातें या मुतनाज़ बातें इससे पहले किसी ने नहीं कही? अब सोशल मीडिया की ये पावर है कि उन्होंने निकाल के नवाज शरीफ के, ख्वाजा आसिफ के, ख्वाजा साद रफ़ीक के, मरियम नवाज के, एहसन इकबाल के और बाकी जितने भी बड़ी पॉलिटिकल फिगर्स हैं उन सबके स्टेटमेंट निकाल के उन्होंने सोशल मीडिया के चौक पे रख दिए और आते जाते लोग उसको ठुडे मार रहे हैं कि जनाब ये देखिए इसने भी किया था। अब लोग कह रहे हैं ये हलाल स्टेटमेंट है, ये हराम स्टेटमेंट है। वही बात नवाज शरीफ करे तो ना बगावत का मुकदमा होता है, ना मुस्लिम लीग नून के ऊपर बैन लगता है, ना वो पार्टी खत्म होती है। वही बात अगर इमरान खान करे तो उसके ऊपर बैन भी लग जाता है, बगावत का मुकदमा भी दर्ज होता है और ये कोशिश की जाती है। अदालत के अंदर ये मुकदमा नहीं ठहर सकते, उसको नहीं ठहरेंगे। मुझे पता क्या लगता है जी, इसके ऊपर थोड़ी सी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि लोग ये सोच रहे होंगे कि इमरान खान को क्या पड़ी थी इस वक्त उठा के मुजरिमान कमीशन दिसंबर में होनी चाहिए थी। एक्चुअली तो ये स्टेटमेंट दिसंबर में आते हैं, जब 16 दिसंबर को सारिया हुआ था मशरकी पाकिस्तान का या सकूत ढाका हुआ था, तो ये स्टेटमेंट नॉर्मली दिसंबर में आते हैं, उससे पहले कम आते हैं। ये इतनी गर्मी में मई जून में इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट क्यों दे दी? इमरान खान को शायद ये आइडिया है कि इस स्टेटमेंट के बाद एक रास्ता खुलेगा इमरान खान पे नए मुकदमा दर्ज करने का, गद्दारी ये वो। शायद इमरान खान ये चाह रहे हैं कि ये चीजें जो आज तक डिस्कस नहीं हो सकी इस मुल्क में, अब इन पे डिस्कशन शुरू हो जाए। मैंने इसके ऊपर बड़ा गौर किया। एस्टेब्लिशमेंट ने ना आज से पहले जिसने भी मुजरिमान कमीशन की बात की उसको कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया, उस पर कभी मुकदमा दर्ज नहीं किया, उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। क्योंकि कार्रवाई का मतलब यह है कि किस चीज पे कार्रवाई हुई? जी मुजरिमान कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर इसने बात की। रिपोर्ट क्या थी? पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एक वो अलग बात है कि उसको पब्लिक करते नहीं है, बट दैट हैज बीन यू नो अ कमीशन रिपोर्ट जो है उसमें सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस जो हैं आज तक चैलेंज किसी ने नहीं किया। नहीं, किसी ने चैलेंज नहीं किया उसको, पब्लिक नहीं होने देते। देखिए आज तक मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट की या हुकूमतों की सोच ये थी कि इस पे कार्रवाई इसलिए नहीं करनी कि ये मामला खुल जाएगा और मजीद कीचड़ उछलेगा। वो जो चैप्टर बंद हो गया वो चाहते थे वो चैप्टर बंद रहे। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान की पार्टी थोड़ी डिफेंसिव हुई थी, लेकिन इमरान खान से मिलने के बाद वो वापस तगड़े हुए और उन्होंने फैसला किया जी गद्दारी का एक मुकदमा ही है ना, इतने सारे और भी हैं, ये भी ले लो। लेकिन इस गद्दारी के मुकदमे के बहाने
कौम को हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़वा देते हैं, जजों को भी कहते हैं बैठ के पढ़े जनाब इसकी ये जिल्दें हैं इसकी, क्या हम है आपको दे रहे हैं, आप भी पढ़े इसको, आप भी पढ़ते हैं, आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इस पर डिस्कशन खुलेगी तब जब इस मामले के ऊपर मुकदमा दर्ज होंगे। आई थिंक FIA को या ये मौजूदा हुकूमत जो है ये तो ये चाहेगी कि ये कट्टा खुले, मौजूदा हुकूमत ये चाहेगी कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई को बढ़ाने के लिए इसको बतौर एक टूल, एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। लेकिन क्या ये चीज़ एस्टेब्लिशमेंट को सूट करेगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ मुश्किलात हैं पाकिस्तान में और वो बहुत बढ़ गई हैं पिछले 2-3 सालों में, उनको कम करना चाहिए। आरिफ अलवी साहब ने आज बड़ा अच्छा फार्मूला दिया, आप कहें तो मैं आपको बता भी देता हूँ। 7 नकात आरिफ अलवी साहब ने बड़े अच्छे कौम को पढ़ के सुनाया और उन्होंने कहा जी ये वो चीज़ें हैं जिनके साथ अभी हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आरिफ अलवी साहब कहते हैं जी सबसे पहले तमाम स्टेक होल्डर एक टेबल पे आ जाए। दूसरा वो ये कहते हैं कि खुले ज़हन के साथ मामला की संगीनी को समझने की कोशिश करें कि मामला कितने संगीन है, प्रॉब्लम कहाँ तक चली गई है, अपनी अना और गुस्से के जज्बात को कम करें। ये तीसरा वो कह रहे हैं। चौथा वो ये कह रहे हैं कि दरिया के दोनों किनारों से पुल बनाना शुरू करें। बहुत अच्छी बात, ये नहीं है कि एक तरफ से आगे बढ़े और कोई दुश्मन नहीं है, दरगुदर करें और आगे बढ़ने के बारे में सोचें। फिर 5वें नंबर पे वो कहते हैं कि एक दूसरे से आपको जो खौफ है ना कि ये आएगा तो ये कर देगा, वो रह जाएगा तो वो ये कर देगा, अगर वो है तो उसको ये करना पड़ेगा वरना वो ये कर देगा, इस खौफ को काबू पाने के लिए खुल के एक दूसरे से बात करें कि आपको दूसरे से डर किस बात का लगता है और एक दूसरे का खौफ दूर करें, इसको हल करें। और 6ठे नंबर पे वो कहते हैं कि इस पर भी बहस करें कि मुज़ाकराती सेटलमेंट का बदतरीन बदल क्या हो सकता है। फिर आखिर में कह रहे हैं कि गौर करें और मसले को हल करें, पहले दवा करें फिर दुआ करें। अब देखिए ये बड़ी संजीदा बात है, इनको आप अब वो कोई पैटर्न नहीं बता रहे कि ये ऐसे होगा या कोई उन्होंने फॉर्मूला नहीं दिया, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, इनको आपने क्रॉस करना है, अपना खौफ भी दूर करना है, अपने फेयर भी दूसरे को बताने हैं जनाब मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, और खुल कर बैठ के तज्जिया करके देख लें कि हालात कितने खराब हैं, क्या ये खुद ही ऐसे ठीक हो सकते हैं, नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है, हमें बैठना पड़ेगा, बैठ के ठीक करने पड़ेंगे, तो आओ बैठो ठीक करते हैं। फिर अपनी अपनी डोमेन्स के अंदर चले जाए ना। देखिए आपके पास सबसे जो बड़ी कीमती चीज़ है ना, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। ये आपके यहाँ पे 1.5 किताबें पढ़ी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक भी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपके पास है आगे बढ़ने का रास्ता, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो आपके पास देखिए ना कुरान पाक है, आपके पास इखलाकियात है, आपके पास हदीस नबवी है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास, सहाबा इकराम की मिसालें हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसको आगे चलाने के लिए आपने उन्हीं इस्लामी अकायद की रोशनी में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया हुआ है ना, तो क्यों नहीं हम उससे काम ले लेते? अगर हम सब ने रिव्यू करना है या पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो बैठ के कहें ये किताब पढ़ी भी है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसकी जो बुनियादी रूह है उसके मुताबिक तय कर लें किसने कहाँ जाना है। जो इदारे हैं वो अपनी डोमेन में वापस चले जाए, जो सियासतदान है वो अपनी डोमेन के अंदर अपने आप को महदूद कर लें, एक दूसरे की स्पेस में इंक्रोच अपॉन ना करें। देखिए जो अदलिया है, अभी अदलिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है? देखिए अदलिया इमरान खान के हक में खड़ी नहीं हुई, अदलिया इमरान खान के हक में खड़ी नहीं हुई, वो अपनी स्पेस उनकी चली गई थी, वो रीगेन कर रहे हैं, वो इरिटेट होना शुरू हो गए थे। देखिए एक जज एक फैसला देता है, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, आप एक्चुअली उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। 100%। अच्छा, और ये जो सारे जजेस हैं, ये खासतौर पे जो 6 जजेस ने खत लिखा है, लकीली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बहुत लाइक जजेस हैं। अच्छा ये लकीली मैं आपको कह रहा हूँ, एब्सोल्युटली यानी बाद ऐसे जजेस होते हैं जिन पे आपको भी परेशानी होती है अदालत के अंदर कि यार मैं कैसे इनको समझाऊं या क्या करूं, आ जाते हैं कोई ना कोई। लेकिन मैंने लोअर कोर्ट्स में तो मैंने बड़े शानदार जजेस देखे, हाई कोर्ट्स में या कहीं ना कहीं मुझे बातें सुनते हुए बाद लगता है कि ये बड़ी सतही बात थी, जज साहब के लेवल से बहुत नीचे की बात थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मैंने खुद भी मुशाहिदा किया, मैंने रिपोर्टर्स से बात की, उनके फैसलों को पढ़ के आपको पता चलता है कि वो ठीक ठाक पढ़े लिखे और तगड़े जजेस हैं, और हाई इंटेलेक्ट है, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, बड़े प्रोमिनेंट किस्म के लॉयर्स रहे हैं, बड़े जबरदस्त लॉयर्स। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो अपनी करोड़ रुपए की प्रैक्टिसेस छोड़कर जज बने, किस लिए बने? फॉर द ऑनर, फॉर द इंटेग्रिटी, फॉर द डिलीवरी एंड कमिटमेंट। बात खत्म। ये सारे वो लोग हैं, कोई इनको इतनी रिश्वत नहीं दे सकता जितनी इनकी इनकम अपनी जाती हक हलाल की थी। कितनी कोई रिश्वत दे सकता है? 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़? भाई ये इतने पैसे अपनी प्रैक्टिस में इससे ज्यादा कमा रहे हैं, बड़ी नॉर्मल बात है, बड़े आराम से कमा रहे थे। कॉर्पोरेट बहुत बड़ा एक जो है ना वो जिन है, और उसके अंदर वकला बहुत पैसे कमाते हैं। 100%। तो बात ये है कि ये अपनी करोड़ों रुपए छोड़ के ये जजेस एक तनख्वाह के ऊपर आए काम करने के लिए, तो ये आए इसलिए कि इनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ये कोई रोल प्ले कर पाएंगे। सारे जजेस अपने अपने ख्वाब के साथ आए थे ना, तो उस जगह के ऊपर आकर जब वो ख्वाब टूटता है ना कि आप एक फैसला करते हैं और उस पर इंप्लीमेंट नहीं होता, दोबारा करते हैं नहीं होता, फिर सिस्टम आपको चिढ़ाता है कि देखिए आप ऑर्डर दे रहे हैं और हम नहीं कर रहे, और आप इंसाफ देना चाह रहे हैं और नाइंसाफी हो रही है,
तो फिर वो जज ये नहीं देखता कि नवाज शरीफ कौन है, इमरान खान कौन है, आसिफ अली जरदारी कौन है। फिर जो इंटेग्रिटी वाला जज है ना, वो ये देखता है कि भाई मैं जज हूं ऑफ कोर्स उसकी ड्यूटी है। और ये इंसाफ था, यस ऑफ कोर्स, और ये नहीं हो रहा और मैं दे नहीं पा रहा, तो फिर वो इरिटेट होता है। यस, वो कहता है जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम मैं नहीं कर पा रहा और पीछे छोड़ के मैं क्या आया हूँ, मैं पीछे क्या छोड़ के आया हूँ। अच्छी खासी बड़ी लेगेसी होती है, बहुत बड़ी प्रैक्टिस होती है। मैं इतना बड़ा अपना चैम्बर छोड़ के आ गया हूँ, इतने सारे मेरे जूनियर से, इतना बड़ा एक सिस्टम था, पूरा बना बनाया सिस्टम जिसको पूरी एम्पायर को मैंने खड़ा किया, उसको छोड़ के मैं एक ऐसी जॉब में आया जहां पे आके मैं डिलीवर करना चाहता था, मैं नहीं कर पा रहा, इरिटेट। एक्चुअली जजेस अपनी स्पेस वापस रीगेन करना चाहते हैं। यस, प्रॉब्लम अली यहाँ पे आ गया। अब हमारा दूसरा मसला ये हो गया कि हमने फौरी तौर पे ये अज्यूम कर लिया कि एक्चुअली ये सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को। भाई वो इंडिपेंडेंस के साथ फैसले कर अगर रहे हैं, इस वक्त नवाज शरीफ के साथ अगर वो ज्यादती हो कानून रही के होती ना- मुताबिक है और उसमें अगर किसी को इंसाफ मिल रहा है तो उसकी ये इंटरप्रिटेशन करना कि वो किसी एक फरीक का साथ दे रहे हैं, ये तो वैसे ही जो है इसको पॉलिटिकल कलर देने के मुताबिक है। देखिए, राणा सनाउल्लाह साहब ने और पीएमएलएन के अपने लोगों ने और पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा जिस तरह बने और चले हैं, ये एपेलेट कोर्ट्स के अंदर जाके या हाई कोर्ट के नहीं अंदर ठहरेंगे। जाके ये नहीं ठहरेंगे, ये उड़ जाएंगे, उनका अपना कहना है। Yes. अब जब वो उड़ रहे हैं तो शहबाज शरीफ साहब क्यों कह रहे हैं कि काली भेड़ है? इसको समझिए ना। ये बड़ा रिडिक्यूलिंग किस्म का जो उनसे देखिए, रिमार्क्स हैं जिसको अपने मुंह से कह रहे हैं कि झूठे मुकदमात हैं, खत्म हो जाएंगे। जब वो झूठे मुकदमात अदलिया खत्म कर रही है तो फिर दोबारा अपने मुंह से कह रहे हैं जी वो काली भेड़ है। ये ज्यादती है। हमें जजों को, देखिए जजेस भी बाद में ज्यादती करते हैं, बाद जजेस करते भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी उनकी निशानदेही भी करती है, लेकिन इसको एक उमूमी तासुर नहीं बनाना चाहिए। यस, इसको आप सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। आप एक जज पे एतराज कर सकते हैं कि जी ये जज का हमें फलां चीज मिली है, ये एतराज है। अब वजीर आजम कभी इस तरह नहीं कहता कि काली भेड़ है, नहीं, वजीर आजम रेफरेंस भेजता है। आपने पूरी दुनिया में इंटरनेशनली अपने पाकिस्तान की जुडिशरी का क्या इमेज पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया जब आपने खुद ही ये तासुर देना शुरू कर दिया एग्जीक्यूटिव के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ने कि आपके जजेस जो हैं उनमें ब्लैक शीप्स हैं। हाउ कैन यू रिडिक्यूल द जजेस? और जब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछा कि ये क्या जो सर प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि वो इस बेंच के लिए नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अगर कोई और बेंचेस बैठ जाए और वो पूछें कि आप बताइए, ये हाजिर जजेस के लिए नहीं नहीं है, है। हाँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा रिटायर्ड जज जी है हाँ। जो इमरान खान को रिलीफ दे सकता है? पॉसिबल नहीं है। नो वन। ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब का जो सारा इनकलाब था वो ले दे के साकिब निसार पे आके खत्म हो गया। यानी उन्होंने कहा मैं बयानिया बनाऊंगा, इनकलाब लेकर आऊंगा, तो उनका सारा इनकलाब अडियाला के अंदर रहने वाले एक आदमी के खिलाफ है और दूसरा उनका सारा इनकलाब जो है वो साकिब निसार साहब के खिलाफ है। हालांकि ये दोनों बंदे ना 3 में ना 13 में, जी हाँ, साकिब निसार नवाज शरीफ को नाअहल करने वाले बेंच का हिस्सा नहीं थे, जी हाँ, वो 5 दीगर जज साहिबान थे। साकिब निसार का उसमें नजरा कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि साकिब निसार साहब ने नवाज शरीफ साहब को वो सपोर्ट फराहम नहीं की और वो कहते हैं रद्दी की टोकरी में चला गया फैसला। कहाँ गया फैसला? बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी नाअहली के 5 साल मुकम्मल किए, वो फैसला एग्जिस्ट करता है। जी हाँ। 5 साल मुकम्मल करने के बाद 6ठे साल में, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आ गया था जिसके मुताबिक 5 साल से ज्यादा नाअहली नहीं हो सकती, जी हाँ, तो उसके नतीजे में बेनिफिशियरी बन के दोबारा अपनी पार्टी में भी आ गए, इलेक्शन लड़ने के लिए अहल भी हो गए। ये तो मामला ऐसे है। तो साकिब निसार साहब को तो चाहिए कि वो हत्या की इज्जत का दावा कर दें, और तैमूर कादरी साहब भी कर सकते हैं। पंजाब में वैसे भी बड़ा अच्छा कानून आया हुआ है। जी हाँ, आजकल तो बड़ा, लेकिन ये फजूल किस्म का कानून है जो नया सा आया है। ये तो ऐसे ही है जैसे यू ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, कि कोई ना कोई बहाना ढूंढे, किसी तरह जो है वो लोगों की जुबानें बंद की जाएं। फेयर इनफ कि आपको जो है वो विदाउट टेंजिबल मटीरियल या एविडेंस आपको किसी के खिलाफ जो है वो इस हद तक बात नहीं करनी चाहिए जिससे उसकी रेपुटेशन जो है वो टार्निश हो जाए। आपको कम से कम इसका ख्याल रखना चाहिए। बट ये जिस वक्त आप ऑपोजिशन में जाते हैं तो ब्लैक लॉ कहते हैं, और जो ही आप ऑपोजिशन में तो इससे बहुत कम इंटेंसिटी के लॉस को ब्लैक लॉस कहते हैं। जी हाँ, इस वक्त तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा जी है। हाँ। यानी इसका अगर फर्क देखिए, अशरे अशीर भी नहीं था जो तरीके इंसाफ के दौर में जो कानून आ रहा था उसको ये ब्लैक लॉ कह रहे थे, और आज उससे 10 गुना ज्यादा है और ये कह रहे हैं जी ये वक्त की जरूरत है। ये मैं आपको अली आज एक बात बता रहा हूँ और ये बात आप लिख के रखिएगा। ये जो कानून इनसे बनवाया जा रहा है ना, मैं कह रहा हूँ बनवाया जा रहा है, ये खुद भी नहीं बनाना चाहते। ये इनसे इसलिए बनवाया जा रहा है कि कल को इनके गले के गिर्द ये शिकंजा कसा जाएगा और जवाब पता क्या होगा? आप ही तो सी बनवाया था, आप ही इसको लेकर आए थे और ये फंस जाएंगे इसके अंदर। तो इमरान देखिए, हमने तो ये सारा कानून बने बगैर ये सारे सर्कमस्टांसेस देखे हैं ना, जिसको इन्होंने रगड़ा लगाना होता है कानून के बगैर भी लगा लगाना। लेते हैं, मसला ही कोई। तो भी रगड़ा ही लगाना कानून के बगैर लगा दे। एक और टूल जो उनसे बना रहे हैं, पहले ही कानून की सूरत में बहुत से टूल हैं। अब ये लीगल टूल जो हैं ये तो वाज़ेह तौर पर नजर आता है सिर्फ जुबान बंदी के लिए या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ब्लेटेंटली यूज होते हैं, और इस लेवल पे अब्यूज समटाइम हो जाते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है। तो इमरान ने कल अंदर की खबरें तो 2-3 हाँ बड़ी 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 चाहिए। अच्छा, एक खबर ये है कि इमरान खान साहब से जो लोग मुलाकातें कर रहे थे वहाँ एक बैरियर था और नाम इस्तेमाल किया जा रहा था 1-2 ऐसे लोगों का, और इमरान खान साहब को भी ये तासुर दिया जा रहा था कि
शायद कोई बाहर से ये मैनेज कर रहा है, लेकिन अंदर से भी लोग मौजूद थे जो मैनेज कर रहे थे कि इमरान खान को कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा। कई लोग जिन्हें इमरान खान साहब मिलना चाहते थे उन्हें इमरान खान साहब से मिलने का मौका नहीं मिल रहा था, और इमरान खान साहब को गेम 2 दिन पहले समझ आई है और वो अब इसका बंदोबस्त भी कर रहे हैं। So there is a party within a party. देखिए ये इश्यूज हो रहे हैं। हामिद रजा साहब जो है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, अब ये वो खुद तस्दीक कर दें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास पक्की खबर है उनको ये ऑफर की गई है कि आपको डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। I see. इसी सेटअप में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और हामिद रजा को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया जाए, उनको ये ऑफर की गई है। आप उनसे रब्ता करें, उनसे पूछें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, हो सकता है वो तस्दीक कर दें मेरी बात की। तरदीद नहीं कर सकते क्योंकि जितना मैं उनको जानता हूँ तरदीद नहीं वो करेंगे इसकी। हाँ, हो सकता है तस्दीक कर दें, फिर उनको थोड़ी सी गट्स दिखाने पड़ेंगे। उनको जब ऑफर की गई तो उन्हें यह भी कहा गया कि आप बेफिक्र रहें, आपकी पार्लिमानी पार्टी आपके कंट्रोल में रहेगी। क्योंकि जब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है तो अक्सरियत जिस तरफ जाती है वो फिर वही होता है। तो कंट्रोल में रहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने MNAs हैं उनकी अक्सरियत आपके साथ खड़ी हो जाएगी, ये दावा किया गया। लेकिन मैं अगली खबर आपको दे रहा हूँ कि हामिद रजा ने किया चिट्टा इनकार। हाँ, सब हामिद रजा जो है वो फिर एक दफ़ा खड़े हो गए। उन्होंने किया जी साफ इनकार, और उनके इनकार करने की वजह से सिचुएशन हो गई बड़ी कम्प्लेक्स। और ये मुमकिन नहीं है कि इस वक्त मैं इमरान खान को छोड़ूं, उसने मेरे पे बड़ा एतबार किया है। लेकिन इस बात की उनको बड़ी परेशानी है, और मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने इमरान खान को बता भी दिया है कि क्योंकि उनको ये बताना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है। और जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने इमरान खान को बता भी दिया कि आपकी पार्टी के ज़्यादा लोग मेरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने पर मेरे साथ खड़े हो जाते, ये मुझे बाकायदा मुझ तक ये ऑफर पहुंचाई गई, कम्युनिकेट भी किया गया। अच्छा, जब उन्होंने ये सब किया है ना तो उनकी फैमिली पे बहुत ज़्यादा प्रेशर शिकंजा कस दिया गया है। वो वैसे भी बहुत जो है वो टारगेट उनको किया जा रहा है। अब मैंने 1-2 लोगों से बात की, मैंने कहा जी मुझे थोड़ा सा इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन मिले। मैंने इधर उधर टेलीफोन घुमाए, बातचीत करने की कोशिश की लोगों से, तो मुझे एक बात और पता चली कि इट वॉज अ ट्रैप। एक्चुअली सबको टेस्टर लगाया जाता है, ये जो टाइम है ना इस वक्त सबको टेस्टर लग रहा है, फीलर दिए जा रहे हैं सबको कि बेफिक्र रहे, मैक्सिमम इधर खड़े, मैक्सिमम इधर खड़े, मैक्सिमम इधर खड़े। और एक्चुअली मैक्सिमम क्या, कुछ भी नहीं खड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितने लोग हैं इस वक्त वो सारे इमरान खान के साथ पूरी कमिटमेंट के साथ खड़े हुए हैं। अब किसी का कमिटमेंट का लेवल ये है, किसी का ये है, किसी का ये है, किसी का ये है। अब वर्कर के कहता है कि सबका कमिटमेंट का लेवल ये होना चाहिए, सारे जेलों में जाओ, डंडे खाओ, मारे खाओ, सर पड़वाओ, उसी से हम मुतमईन होंगे कि जी ये भाई इमरान खान का जाला है। ये तो अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, बहुत मार खाई हो सकती है बट रियलिस्टिक नहीं है। मेरी ना एक दफा इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, ये मैं बात बताऊंगा, शायद लोगों को बुरी भी लगे। इमरान खान साहब इसकी गवाही देंगे। इमरान खान साहब बैठे हुए थे जमान पार्क में, और ऑपरेशन के चंद दिनों बाद की बात है, जो टांग उनकी जख्मी थी, दर्द बहुत ज्यादा हो रही थी, उनको बुखार भी चढ़ा हुआ था। मैं वहाँ गया तो अब मैं उस लीडर का नाम नहीं लूंगा, वो पार्टी छोड़ गया, वैसे आ जाएगा, वापस ही आ जाएगा। तो इमरान खान साहब ना उसके बारे में कोई जुमला बोल के हंस रहे थे और बाकी लोग भी हंस रहे थे। यानी उस लीडर ने क्लेम किया था बड़ा बहादुरी का, और जब गोली चली थी तो वो उसकी सिचुएशन कुछ चेंज हो गई। हाँ, तो खान साहब इस बात पे हंस रहे थे और बाकी लोग भी हंस रहे थे। यानी पब्लिकली उस बंदे का थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का था, उन्हें उसका थोड़ा सा मजाक पब्लिकली हो गया। वहाँ 10-12 लोग बैठे हैं तो इमरान खान साहब ने जुमला कर दिया कि वो तो ऐसे दौड़ गया था और ये वो डर गया था, जैसे होता है नॉर्मली। तो बाकी लोग बड़ा जोर से हंसे। मुझे बहुत अजीब लगी ये चीज़। मैंने बाद में इमरान खान साहब से कहा जी मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। उन्होंने कहा जी बताएं। मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगी। तो मैंने कहा खान साहब आप सबसे ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके सामने खड़े होकर गोली खाएंगे? सारे तो एक जैसे नहीं होते। इस तरह तो जो आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं वो सबसे बहादुर हैं, उनमें से एक को अपनी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना लें, जो गोली खाएंगे, एक को वाइस चेयरमैन बना ले, एक को अपनी पार्टी का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बना ले। तो वो तो बहुत दलेर लोग हैं जो आपके गार्ड SSG कमांडोज हैं, और वो उन्होंने गोलियां खाई अली मेरे सामने। और आपको पता है वो गोलियां खाने के बाद वो पहले इमरान खान साहब को बचाया, सारा काम किया, बाद में वो बता रहे थे मैंने इधर भी लगी है, एक बता रहा था मुझे इधर भी लगी। वो बाहर फिर रहे थे, उनको देख ही कोई नहीं रहा था। वो एक को तो जब अस्पताल में मैंने देखा, मैंने कहा इसको तो लेके जाओ कहीं पे, उसको गोली लगी हुई थी, सबको इमरान खान साहब की फिक्र थी, तो उसको फिर वो लेकर के ऑपरेशन थिएटर में उसकी गोली निकाली। तो वो दलेर थे जो लोग इमरान खान के साथ, तो इसके सिक्योरिटी के लोग थे। तो मैंने कहा खान साहब ये कोई क्राइटेरिया तो नहीं है वफादारी का कि बंदा गोलियां खाए या काबिलियत का। तो मैंने एक उनको मिसाल दी थी। मैंने कहा खान साहब कोई ऐसा बंदा होगा जो आपके लिए किसी को डंडे मारेगा, कोई ऐसा होगा जो आपके लिए डंडे खाएगा,
कोई ऐसा होगा आपके लिए नारा लगाएगा, कोई ऐसा होगा जो आपके लिए नारा नहीं लगाएगा, सिर्फ आके अपनी प्रेजेंस वहां शो करेगा। कोई ऐसा होगा घर से निकलेगा सोच के वापस अंदर घुस जाएगा, लेकिन होगा आपका हमायती। मैंने कहा कोई ऐसा होगा जो अपना दरवाजा बंद कर देगा और जानमाज बिछा के आपके लिए सारा दिन दुआ करेगा। तो हो सकता है वो जो जानमाज बिछा के आपके लिए सारा दिन दुआ कर रहा हो वो आपके सबसे ज्यादा काम आ जाए। तो इमरान खान साहब ने मुझे कहा हाँ ये ठीक है बात। अब वो लॉजिक की बात को फौरन इमरान खान साहब की ये खूबी है कि वो मानते हैं। मैंने कहा सर आप पब्लिकली ना लोगों को ये ताना ना दिया करें। हो सकता है कि वो आदमी दिल से आपसे पता नहीं कितना प्यार करता हो या उसके दिल में कितनी इज्जत हो आपके लिए, लेकिन वो गोली खाने का आदी ना हो, या वो बुज़दिल हो थोड़ा सा, या वो गोली चलने से डरता हो, या वो जोरदार आवाज से खौफ खाता हो। ये अफगानी जो है ना हमारे भाई, अब वो इतनी गोली चली है अफगानिस्तान में, वो सारे गोलियों के लिए यूज टू हो गए, आदी हो गए। इधर बंद रोड पे गोलियां चलती थी, पुलिस मुकाबले होते थे, अफगानिस्तान उठा उठा के देख रहे होते थे किधर गोली चल रहा है, किधर गोली चल रहा है, वो ये कर रहे होते थे। क्यों? वो भाई उन्होंने बचपन से यही देखा, उन्हें परवाह ही नहीं है। अब हमारे जो लोग हैं, कोई जमीन पे लेट जाता था, कोई इधर चलाता था, वो अपने आप को बचा रहे होते थे। आदी नहीं, वी आर नॉट यूज्ड टू। तो इसका क्या मतलब है कि वो बहुत बेहतर है हमसे? ऐसा नहीं होता। आप जिस माहौल में पल के बड़े होते हैं ना, आप उसी तरह के होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आदमी लड़ने मरने पे उतर आए वही आपका वफादार या आपके साथ मुखलिस हो। कोई बंदे होते हैं यार जो नहीं डंडे खा सकते, कई बंदे होते हैं जो नहीं मार को बर्दाश्त कर सकते, नुकसान को बर्दाश्त कर सकते। देखिए ना, मैं सदाकत अब्बासी की आपको एक चीज बताता हूँ। अगर इस पार्टी में किसी के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है ना, सदाकत अब्बासी पे। ये लोग ना मिक्सअप करते हैं कि खवातीन जेलों में 1-1 साल से, जब उन्होंने काट ली जेलें 1-1 साल, तो सदाकत अब्बासी के 35 दिन में क्या हो गया? वो भी वो 1 दिन 1 साल के बराबर है। जी हाँ। इनको उस तकलीफ का, उस कर्ब का अंदाजा ही नहीं है। ये समझ नहीं सकते उसको, क्योंकि उसमें से कभी गुजरे ही नहीं। बहुत आसान है बातें करना, बात करना बड़ा आसान है। सदाकत अब्बासी की और उस्मान डार की, या बाकी लोग जो लोग गायब हुए, या अभी अहमद फरहाद की, ये तकलीफ जेल में रहने वाला बंदा समझ ही नहीं सकता। सवाल ही पता नहीं होता, देयर इज नो पैरेलल, अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता, देयर इज नो पैरेलल। तो ये ताना देना बड़ा आसान होता है कि फलां नहीं खड़ा हुआ, फलां नहीं खड़ा हुआ। एक्चुअली हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है। और एक पॉलिटिकल पार्टी में सारे, देखिए आप फौज नहीं बनाई, आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। अगर आपने कोई मिलिट्री बनाई है तो फिर आपके पास सारे फाइटर होने चाहिए, एक जैसे फाइटर होने चाहिए, सबको बॉक्सिंग आनी चाहिए, सबको गोली चलानी आनी चाहिए, सबको मरने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। भाई एक मिलिट्री में भी सबको निशाने इधर नहीं मिलता। कोई बहुत बहादुर होता है उसको मिल जाता है, कोई नहीं बहादुर होता उसको नहीं भी मिलता। कोई कम बहादुर होता है, कोई बेचारा लड़ाई में जान भी छुड़ा रहा होता है, कोई लड़ाई में आगे बढ़ के लड़ भी रहा होता है। जब एक फौज के अंदर जिसको बनाया ही लड़ाई के लिए है, उसमें डिफरेंट कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, तो एक पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हो सकते, बड़ी आसानी से हो सकते। और वो पॉलिटिकल पार्टी तो लड़ने के लिए ट्रेंड भी नहीं है, वो तो नजरियाती बुनियादों पर लोगों को कायल करने के लिए बनी है। अब आप आरफ अलवी साहब से कहें कि आपने डंडे खाने, ये तो नहीं हो सकता। हाउ इज इट पॉसिबल? वो शरीफ आदमी डॉक्टर है। अब फवाद चौधरी ने मुझे बहुत पहले बता दिया था, उसने कहा जो शहबाज गिल ये मैं तो भाई 2 घंटे नहीं कर सकता। रियलिस्टिक अप्रोच है। उसने कहा भाई सच्ची बात है, पब्लिकली उसने मुझे लोग बैठने यार मैं जो शहबाज गिल मैं 2 घंटे नहीं कर सकता। फिर भी आप ये देखें वो कितने महीने जेल काट के आ गया फवाद चौधरी। तो इसको हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो पब्लिक की डिमांड है ना, पब्लिक हर आदमी में हीरो ढूंढती है। तो एक जो पूरी फिल्म बनती है ना, उसमें हीरो एक ही होता है, वो इमरान खान को रहने दें। अब आप सबसे अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इमरान खान की तरह ऐसे करके खड़ा हो जाए, या इमरान खान की तरह मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाए, या इमरान खान की तरह हर खतरे की आंखों में आंखें डाल दे, सबसे आप एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको नाकामी होगी। एब्सोल्युटली। वो एक ही है ना, देखें वो जिन हालात में पैदा होकर बड़ा होता है, जिन हालात से गुजर के वो यहाँ तक पहुंचता है, क्या सारे उन हालात से गुजरे? नहीं। वो एक स्पेशल हालात के अंदर ट्रेंड हुआ वो आदमी है। फिर उसने मुख्तलिफ किस्म की तालीम हासिल करते करते दीनी तालीम में आया, तसव्वुफ की तालीम में आया, वो एक लेवल पे पहुंच गया। अब सारे ना उन हालात से गुजरे हैं, ना सारे उस तरह के सर्कमस्टांसेस को बर्दाश्त कर चुके हैं जो वो कर चुका है, ना सारे उस स्टेट ऑफ माइंड में जा सकते हैं जहाँ पे वो है। अच्छा, मुमकिन है कोई इससे ज्यादा अपने आप को इससे ज्यादा सख्त साबित कर दे, मुमकिन है कोई कर दे, लेकिन उसके हालात मुख्तलिफ होंगे ना। तो जो आदमी जिन हालात में पल के बड़ा होता है ना, वो उसी तरह से रिएक्ट करता है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी ऐसे आदमी को जिसने बहुत बुज़दिली दिखाई और जिसने, देखें कमजोर आदमी में, ताकतवर आदमी में फर्क होता है, मफाद परस्त आदमी में और लॉयल आदमी में भी फर्क होता है। उस्मान डार की जबान बोल रही थी, बॉडी नहीं बोल रही थी। और कीजिएगा मेरी बात में, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट। सदाकत अब्बासी की जबान बोल रही थी, शेख रशीद की जबान बोल रही थी, बॉडी नहीं बोल रही थी। फारूक हबीब की जबान और बॉडी दोनों बोल रहे थे। जो चौहान साहब है, फयाजुल हसन, उनकी जबान और बॉडी दोनों बोल रही थी। इसको आप अंडरस्टैंड करें, इस फर्क को आप समझिए। फवाद चौधरी उधर
आईपीपी की मीटिंग में मुंह छुपा के बैठे हुए थे। बॉडी लैंग्वेज आपको बताती है कौन बंदा मजबूर है और कौन बंदा खुशी खुशी आया है, आपको समझ आ जाती है। तो मेरे ख्याल में ये जो क्राइटेरिया बहुत हमने सख्त किया हुआ है ना, सबको कसा हुआ है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। सबको कसा हुआ है कि लड़ जाओ। नहीं यार, सारे नहीं कर सकते, हर तरह के लोग होते हैं, नरम भी होते हैं, गर्म भी होते हैं, हर एक की अपनी एक्सपर्टी। एक बंदे की हेल्थ में एक्सपर्टीज है, सारी जिंदगी उसने हेल्थ में गुजारी है, वो सड़क पे डंडे तो नहीं खाएगा ना, वो और तरह का आदमी है। अब सारे अली इशफाक तो नहीं होते कि सारे काम कर लेते हैं। डिफरेंट किस्म की एक्सपर्टीज है।